औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अकमल अजीज़, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेपेटाइटिस बी के मुतल्लिक़ है। पहले मैंने आपको हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया था, अब हेपेटाइटिस बी के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ ये क्या चीज़ है। तो जो दोस्त नए हैं, जब अभी पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अकमल अजीज़ हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेपेटाइटिस बी के वाले से है, उसको मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया हेपेटाइटिस की डेफिनेशन, ठीक इसी तरह इसकी भी यही डेफिनेशन है। हेपेटाइटिस बी, इसको HB भी कहते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। HB यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी डेफिनेशन ये है कि इन्फ्लेमेशन of liver is called hepatitis. जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। जब इस पे वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो हमला करता है तो ये जिगर की सोजिश का सबब बनता है, तो इसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। अब आगे आपका आएगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फैलता कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलना, यानी कि ये फैलता कैसे है। सबसे पहले इसकी वजह यह है कि ये वायरस खून और दूसरे जिस्मानी फ्लूइड से फैलता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या दूसरे जिस्मानी फ्लूइड से बॉडी फ्लूइड्स, यानी ये खून के जरिए या जिस्मानी फ्लूइड के जरिए फैलता है। नंबर 2, गैर महफूज जिनसी तलकात। गैर महफूज जिनसी तलकात, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद पैदाइश पर मुतासरा मां से बेबी को हेपेटाइटिस लग जाता है। बाई बर्थ मदर टू ट्रांसफरिंग बेबी। पैदाइश के वक्त मां से बच्चे को लग जाता है। उसके बाद आलूदा संयुग और संयुग का दोबारा इस्तेमाल, रीयूज ऑफ नीडल्स एंड syringes, गंदी
सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल से भी लगता है। ये चार इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि ये चार चीजों की वजह से ये हेपेटाइटिस बी जो है ये फैलता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी फ्लूइड, यानी ये खून के इंतकाल के जरिए या एक दूसरे का ब्लड वैसे टच होने के जरिए या कोई जिस्मानी फ्लूइड मसलन जिस्म से कोई निकला है पस की सूरत में या कोई भी वो दूसरे पेशेंट को शख्स के ऊपर लगेगा तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि गैर महफूज जिनसी तल्कात से भी ये वायरस फैलने का खतरा होता है। उसके बाद नंबर 3 पर बाई बर्थ मदर टू ट्रांसफर इन बेबी, कि पैदाइश के वक्त ये वायरस अगर मां को लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद रीयूज ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस, यानी कि गंदी सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल से भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, अलामात। साइन एंड सिम्टम यानी कि अलामात। अलामात में सबसे पहले ये इन्फेक्शन एक्यूट और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन में बाद का कोई अलामात जाहिर नहीं होती या फिर शुरू में नज़ला जुकाम बहाल हो जाता है। ये इन्फेक्शन एक्यूट और क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट इन्फेक्शन में बात कर कोई मासाई नहीं होती। एक्यूट में सबसे पहले कोई अलामात जाहिर नहीं होती या फिर शुरू में फ्लू, टेम्परेचर, एंथ्रेक्सिया, कमजोरी, वीकनेस, नाजिया वॉमिटिंग और उसके बाद पेशाब का रंग गहरा होना, पेलर स्टूल और उसके बाद डार्क यूरिन और उसके बाद जॉन्डिस। अलामात में सबसे पहले एक्यूट अलामात में सबसे पहले अलामात जाहिर नहीं होती। एक्यूट सबसे पहले अलामात जाहिर नहीं होती या फिर शुरू में जो अलामात पैदा होती हैं वो ये है कि सबसे पहले फ्लू यानी कि नज़ला जुकाम लग जाता है, उसके बाद टेम्परेचर यानी कि बुखार हो जाता है, उसके बाद एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी वाक़या हो जाती है, उसके बाद वीकनेस यानी कि कमजोरी हो जाती है, उसके बाद मतली, उल्टी, नाजिया वॉमिटिंग और फिर पेलर स्टूल यानी कि येलोविश कलर का जो है वो स्टूल हो जाएगा, पहाना, उसके बाद डार्क यूरिन यानी काले रंग का पेशाब हो जाएगा, यूरिन और जॉन्डिस हो जाएगा। ये चार अलामात हैं जो सबसे पहले इनके साइन एंड सिम्टम्स में रहनुमा होंगी। उसके बाद जब ये क्रॉनिक हो जाएगा क्रॉनिक में इसकी जो अलामात होंगी उसमें जिगर का सिकुड़ना,
जिगर का सिकुड़ना यानी सिरोसिस ऑफ लीवर, जिगर का सिकुड़ना, लीवर कैंसर, जिगर का कैंसर, उसके बाद जिगर का फेल होना, लीवर फेलियर। जिगर का फेल होना। हेपेटाइटिस बी की साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या होगा कि ये एक्यूट में से सबसे पहले एक्यूट में कौन सी, एक्यूट और क्रॉनिक दो किस्म की अलामत होती हैं। एक्यूट में जो अलामत पैदा होगी वो सबसे पहले नजर कम होगा, यानी कि फ्लू होगा, टेम्परेचर होगा, एनोरेक्सिया होगा, वीकनेस होगी, नाजिया वॉमिटिंग होगी, पेलर स्टूल होंगे, वीकनेस होगी, डार्क यूरिन होगा, जॉन्डिस होगा। ये इसके जो है वो एक्यूट में सबसे पहले ये अलामत हो जाएंगी। और जब ये बीमारी पुरानी हो जाएगी तो ये जिगर को ज्यादा डैमेज करेगी और जिगर जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, उसके बाद लीवर कैंसर हो जाएगा और जिगर जो है वो फेल होने की तरफ चला जाएगा। ये क्रॉनिक मैस की 3 बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अब आगे आइए आपकी इस केस की डायग्नोसिस क्या है कि इसको हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें बीमारी है, यानी इसलिए कौन कौन से टेस्ट जो है हम करवा सकते हैं। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन। तशखीस भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो सीरम बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन करवाएंगे। उसके बाद हम हेपेटिक एंजाइम्स, उसके बाद एएलटी, एएसटी, उसके बाद यूरिन फॉर बिलिरुबिन। इस यूरिन में हमें पता चलेगा कि यूरिन का कलर क्या है। उसके बाद HbS AG, NTHBV, ये टेस्ट जो हम कराएंगे 4 किस्म के, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशन में जो हम टेस्ट कराएंगे ब्लड के और यूरिन के और स्टूल के, उसमें हमें पता चलेगा कि इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का जरासीम गया हुआ है या नहीं। इसके बाद एक और टेस्ट भी है जिसे पीसीआर कहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। पीसीआर सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन के बाद हम हेपेटिक एंजाइम के बाद हम इसका करवाएंगे AST, उसके बाद यूरिन फॉर बिलिरुबिन और उसके बाद HbS AG और NTHBV और उसके बाद PCR हम करवाएंगे। ये सारे जो है इसकी हमारे पास आ गई डायग्नोसिस किस तरह करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका बचाव क्या है। प्रिवेंशन यानी कि बचाव। इसके बचाव के 3 तरीके हैं, बल्कि 4 तरीके हैं। यानी कि ब्लड ट्रांसमिशन से पहले मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग की जाए, फुल स्क्रीनिंग। बिफोर ब्लड ट्रांसमिशन या ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद आपने क्या करना है, यूजेज ऑफ डिस्पोजेबल syringes and gloves।
एंड नीडल्स, सुइयां। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ग्लव्स और ओपीएल का इस्तेमाल किया जाए। ग्लव्स यूज OPEREAL। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वैक्सीनेशन। ये इसके बचाव के 4 तरीके हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि फुल स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी को इंतकाल खून करने से पहले, किसी को ब्लड लगाने से पहले उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सुइयां और दस्ताने वगैरह इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद ग्लव्स और जो भी हमारा मटेरियल इस्तेमाल होता है सेव करने के लिए, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाएगी वैक्सीनेशन, जो कि सरकारी सतह पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट। इलाज 2 किस्म का होगा इसका, एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए। एक्यूट इन्फेक्शन के लिए जो एक्यूट इन्फेक्शन है इसके लिए जो इस्तेमाल होगा, एंटीवायरल इंजेक्शन लगेंगे। एंटीवायरल जो वैक्सीन होती है वो लगेगी, उसको इन्फ्लिक्सिमैब या लेमिवाडाइन, ये 2 इंजेक्शन लगेंगे। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक अलामात के मुताबिक ये 2 चीजें होंगी। ये हो जाएगी एक्यूट में, और उसके बाद आ जाएगा क्रॉनिक। क्रॉनिक में आपने इसका क्या इलाज करना है। इसमें हम एंटीवायरल मेडिसिन या इंजेक्शन ही लगेंगे। एंटीवायरस, उसके बाद इम्यून मॉड्यूलेट्स, ये जो मेडिसिन आती हैं वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 मंथ से बाद, जो कि 6 मंथ से 12 मंथ को मरीज करवाया जाता है ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमारे पास जिसका आ गया है इलाज। 2 तरह का इलाज है, एक क्रॉनिक है, एक एक्यूट है और दूसरा क्रॉनिक है। एक्यूट में हम इन्फ्लिक्सिमैब इंजेक्शन या लेमिवाडाइन इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी कि अलामात के मुताबिक इलाज होगा, यानी कि जो भी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार जो भी उसके लिए उसका साथ इलाज करते जाएंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्रॉनिक में एंटीवायरल इंजेक्शन और जो मेडिसिन इस्तेमाल होगी 6 से 12 मंथ में जो इस्तेमाल होती है वो इसमें इस्तेमाल होगी। अब एक दफा फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है। जिगर की सोजिश, जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। उसके बाद ये हेपेटाइटिस बी जो है ये फैलता किस तरह है। सबसे पहले इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फैलता किस तरह है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड फ्लूइड, यानी कि खून के जरिए, जिस्मानी फ्लूइड के जरिए, खून के किसी बंदे को लगने से या जिस्मानी फ्लूइड एक दूसरे को लगने से ये मर्ज जो फैल जाता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है कि जिसमें हम गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं, उसमें भी ये हेपेटाइटिस बी दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद बाय बर्थ मदर टू ट्रांसफर इन बेबी, ये पैदाइश के वक्त ये मां से बच्चे में भी शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद
रीयूज ऑफ नीडल एंड सिरिंजेस, अगर गंदी सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल भी हम करेंगे तो ये वायरस पे भी फैल जाएगा। उसके बाद इसकी आ जाएगी साइन एंड सिम्टम्स की, यानी कि अलामात क्या है। अलामात इसमें दो किस्म की हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट का मतलब है कि हार्ट दर्जे की जो सख्त अलामात होती हैं वो क्या है, और क्रॉनिक का मतलब होता है जब वो पुरानी हो जाए तो उसको क्रॉनिक कहेंगे, या कोई बीमारी जब पुरानी हो जाती है तो हम क्रॉनिक कहते हैं। एक्यूट में ये होगा कि फ्लू लग जाएगा, नजला दम, बुखार, भूख की कमी, वीकनेस, कमजोरी, नाजिया, वोमिटिंग, मतली और उल्टी, पेलर स्टूल, पीले रंग के बहाने, डार्क यूरिन, काले रंग का यूरिन, जॉन्डिस हो जाएगा इसमें। ये एक्यूट में जो मसले मसाइल पैदा होंगे, अलामात पैदा होंगी वो ये हैं। और जब ये क्रॉनिक हो जाएंगी तो क्या होगा, इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर यानी कि जिगर सुगड़ सकता है, कैंसर ऑफ लीवर, जिगर का कैंसर हो सकता है, और उसके बाद लीवर फेलियर, जिगर जो है ये फेल हो सकता है। ये क्रॉनिक में जब ये अलामात का इलाज नहीं हो पाएगा, मेडिसिन की वजह से पुराना हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, तो ये 3 किस्म की बीमारी जिगर को लग सकती हैं, यानी कि जिगर सुगड़ सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर, जिगर फेल हो सकता है, काम करना छोड़ सकता है, और उसके बाद इसको कैंसर हो सकता है। ये 3 अलामात हो सकती हैं। आगे जाएंगे डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन की, हमें इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। टेस्ट, पहला सीरियम, दूसरा हेपेटाइटिस, हेपेटिक एंजाइम्स, ALT, AST, यूरिन फॉर बिलिरुबिन, SPS, AG, एंटी HPV या PCR का टेस्ट हम करवा कंफर्म करेंगे कि है या नहीं। इसके बाद है कि प्रिवेंशन क्या है इसकी, कि हम इस वायरस बी से किस तरह बच सकते हैं। बचने का तरीका ये है फुल स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले किसी को इंतकाल खून करने से पहले उसकी सारी स्क्रीनिंग कर लें, हेपेटाइटिस A, B, C, HIV जो भी है सारी कर लें, ताकि उस ब्लड का बिल्कुल साफ हो और दूसरे शख्स को बिल्कुल साफ होने लगे। उसके बाद डिस्पोजेबल सिरिंजेस, ग्लव्स एंड नीडल, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सुइयां और दस्ताने का इस्तेमाल करें। यूजिंग ग्लव्स, यूजिंग ओपरेट, यानी कि ग्लव्स साफ इस्तेमाल करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन, आप इसकी हेपेटाइटिस बी पर वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। आगे हम चले जाए ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट भी जिस तरह इसके साइन एंड सिम्टम है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक, इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट भी एक्यूट एंड क्रॉनिक है। एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट जब हार्ट दर्जे का मर्ज होगा उस वक्त एंटीवायरल, ये इन्फ्लिक्सिमेब, लेमेवालाइन, ये पुरानी मेडिसिन कुछ जो है आपको लिख कर नहीं, आप जो नई भी मार्केट में आई हुई है वो कोई भी हो सकती है, जो एंटीवायरल हो, जो हेपेटाइटिस बी में इस्तेमाल होगी वो लग जाएगी। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अलामात के मुताबिक इसका इलाज होगा। अगर ये क्रॉनिक हो जाएगा तो इसमें एंटीवायरस मेडिसिन भी चलेगी, इंजेक्शन भी लग सकते हैं, और मेडिसिन जो है वो उनका इम्यून मॉड्यूलेटर्स जो है 6 से 12 महीने तक जो इसका ड्यूरेशन होगा, इसमें ये मेडिसिन भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो लेक्चर है हेपेटाइटिस बी वायरस का ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको बाकी नहीं रही होगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा हेपेटाइटिस सी पे आएगा, इसके बाद अगली डिजीज पे जाएंगे। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि इल्म सीखना और सिखाना ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इल्म के फरोग में एक दूसरे की मदद करें। इस तरह इल्म बढ़ता है, जितना हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं इतना ही इंसान का वोकैबुलरी जो है इसकी दिमाग की बढ़ती है। तो किसी को इल्म देने से किसी का इल्म कम नहीं हो जाता, बल्कि उसका दर्जा इल्म के लिहाज से और बुलंद हो जाता है। इल्म के फैलाने में किसी किस्म की कोई जैसी और सेविंग नहीं होनी चाहिए। हम जितना इल्म किसी को ट्रांसफर करेंगे उतना ही अगले का भी फायदा होगा और हमारा नॉलेज भी अच्छा होगा और माशरे में हमारा अच्छा नाम पैदा होगा। और अगर आप इसको सीख रहे हैं, अगर आप तक मेरी वीडियोस जा रही हैं तो आप काइंडली आप इसको अच्छे तरीके से सुने और पूरा देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिजीज क्या है, किस तरह फैलती है। ये एक आम आदमी भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि ये बीमारियां तो आजकल हर बंदे को लाग हैं, तो इससे सब फायदा उठा सकते हैं। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हम इल्म के फैलाने में एक दूसरे की मदद कर सकें। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कौन इसमें आ रहा है कौन जा रहा है, वो कोई इशू नहीं है, ये सब के लिए है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा हेपेटाइटिस सी के साथ। तो मेरे चैनल का नाम अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल है। आपने सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी इसके बारे में बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।